बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, ये आपका लेक्चर नंबर 3 है। इसमें एक क्वेश्चन आज हम करेंगे जिसमें आपके पास कुछ मिसिंग वैल्यूज़ होगी। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है। इसके करने का आसान तरीका है, अगर आप क्वेश्चन की तरफ देखें, हमारे पास शुरू में ही रॉ मटेरियल इन बिगिनिंग इन्वेंट्री वो गिवन नहीं है, रॉ मटेरियल एंडिंग इन्वेंट्री वो गिवन है, परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल दैट इज़ 1 लाख, डायरेक्ट मटेरियल दैट इज़ बेसिकली डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड। ठीक है, जब हम मटेरियल के साथ ओपनिंग मटेरियल के साथ जब हम परचेज ऐड करते हैं और एंडिंग मटेरियल लेस करते हैं तो हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड आता है। ये वो डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड है। ठीक है जी। अच्छा, डायरेक्ट लेबर हमारे पास गिवन नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इज़ 250,000, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज़ 520,000, बिगिनिंग इन्वेंट्री वर्क इन प्रोसेस इज़ 25,000, एंडिंग इन्वेंट्री वर्क इन प्रोसेस हमें गिवन नहीं है। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड 525,000, बिगिनिंग इन्वेंट्री फिनिश गुड्स हमारे पास 50,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल दैट इज़ नॉट गिवन, एंडिंग इन्वेंट्री फिनिश गुड्स वो भी गिवन नहीं है। ठीक है। अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 545,000 ये भी गिवन है। सेल्स हमें गिवन नहीं है। ग्रॉस मार्जिन हमें गिवन है 250,000। सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस गिवन नहीं है। इनकम बिफोर टैक्सेस 150,000 दैट इज़ अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स, जिसको हम क्लास में एबिटसा बोलते हैं। ठीक है जी, EBIT एबिटसा। इनकम टैक्स एक्सपेंसेस हमारे पास 40,000 गिवन है और नेट इनकम हमारे पास गिवन ही है। तो जो हमारे पास मिसिंग वैल्यूज़ होती है वो हमने कैलकुलेट करनी होती है। नॉर्मली क्वेश्चन में फॉर्मेट के मुताबिक आपको ये पूरा ये दिया हुआ है, केस ए, केस बी, केस सी, अलग अलग केस, केस ए, केस बी पूरा और केस सी। एग्ज़ाम में हो सकता है आपके पास पूरा सिंपल फॉर्मेट की शक्ल में ना है, आपके पास फिगर्स आगे पीछे हो सकते हैं रॉ मटेरियल आपके सबसे एंड में हो, नेट इनकम आपका सबसे ऊपर में हो। तो इसका करने का आसान तरीका ये कि आप आराम से एक फॉर्मेट बनाएं। ठीक है, और फॉर्मेट बनाने के बाद आपके पास ऑटोमेटिकली मिसिंग वैल्यूज़ आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, ये मैंने आपके लिए क्वेश्चन तकरीबन ऑलमोस्ट बनाया हुआ था कि टाइम हमारे पास बच जाए। ठीक है, तो हमने फॉर्मेट बनाया। सबसे पहले फॉर्मेट बनाने के बाद जो हमारे पास जो वैल्यू आती है, रॉ मटेरियल बिगिनिंग इन्वेंट्री हमारे पास गिवन नहीं है। परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल 1 लाख वो गिवन है। रॉ मटेरियल एंडिंग इन्वेंट्री 90,000 वो भी हमारे पास गिवन है। ठीक है जी। रॉ मटेरियल यूज्ड 70,000 वो भी गिवन है। डायरेक्ट लेबर हमारे पास गिवन नहीं है। प्राइम कॉस्ट भी गिवन नहीं है। ठीक है जी। रॉ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड गिवन है। TMC भी हमारे पास है। वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग भी हमारे पास है, क्लोजिंग नहीं है। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड भी हमारे पास गिवन है। अच्छा, फिनिश गुड्स बिगिनिंग इन्वेंट्री 50,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल नॉट गिवन। अच्छा, फिनिश गुड्स एंडिंग इन्वेंट्री हमारे पास गिवन नहीं है एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास गिवन है। अच्छा, आते इनकम स्टेटमेंट की तरफ, सेल्स गिवन नहीं है हमारे पास। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी नहीं है। ठीक है जी। ग्रॉस मार्जिन 250,000। इस तरह आते थे हम नेट प्रॉफिट की तरफ आते। तो ये फॉर्मेट बनाने के बाद आपके पास जो मिसिंग वैल्यूज़ होगी, ठीक है, तो वो आसानी से आप निकाल सकते हैं। देखिए, क्लास में पहले भी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था मेरे ख्याल में कि इसी फॉर्मेट से आप खुद ही जो फॉर्मूले निकाल सकते हैं। सपोज अगर मैं आपसे कहूँ कि व्हाट इज़ प्राइम कॉस्ट, तो प्राइम कॉस्ट मीन्स के डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड प्लस लेबर इज़ योर प्राइम कॉस्ट। ठीक है जी। अगर मैं आपसे कहूँ कि व्हाट इज़ टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, तो TMC मीन्स कि मटेरियल यूज्ड प्लस लेबर, डायरेक्ट लेबर प्लस मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, तो हमारा TMC हो जाएगा, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ठीक है,
तो इस तरह उस फार्मूले को आगे पीछे करके हम अपनी ये रिमेनिंग वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। अच्छा, अब इसमें ये है कि सपोज़ अब हम ये वैल्यूज जो मिसिंग है वो कैसे निकालेंगे। जैसे ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास नहीं है, डायरेक्ट लेबर, प्राइम कॉस्ट, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है ना। अगर आप क्वेश्चंस की तरफ देखें, ठीक है ना, अब डायरेक्ट लेबर की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, हम क्योंकि हमारे पास वैल्यू नहीं है तो कैसे निकलेगी। अच्छा, अगर हम क्वेश्चन की तरफ देखें तो मुख्तलिफ तरीक़ों से हम इसके वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। सपोज़ अगर हम यहीं से शुरू करते हैं कि चूँकि हमारे पास देखें टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट TMC के साथ जब हम वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग या बिगिनिंग इन्वेंट्री ऐड करते हैं तो हमारे पास एक वैल्यू आती है, तो हम ये वैल्यू मालूम कर सकते हैं। अच्छा, भी 520 प्लस 35,000, ये हमारे पास ये वैल्यू आ गई है 555, ठीक है जी। अच्छा, अब इन दोनों के डिफरेंस से भी हम एक वैल्यू मालूम कर सकते हैं, ठीक है ना। या इस तरह कर दें, सपोज़ कि कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर के साथ हम जब फिनिश गुड्स बिगिनिंग इन्वेंट्री ऐड करते हैं तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आता है। अच्छा जी, 525 000 प्लस 50,000, 5,75,000, ठीक है जी। हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। अच्छा, फिनिश गुड्स क्लोजिंग इन्वेंट्री कैसे आएगी, ठीक है। फिनिश गुड्स क्लोजिंग इन्वेंट्री के साथ देखिए इसका आसान तरीका ये है, अगर हम इसको फार्मूले से करें, सपोज कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल माइनस फिनिश्ड गुड्स एंडिंग इन्वेंट्री, तो हमारे पास क्या आता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया CGS। अब सिंपल इसमें हमने फिगर पुटअप करनी है, ठीक है। हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल कितनी है, 575,000 माइनस ये वैल्यू हमने मालूम करनी है x इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 545,000, ठीक है जी, माइनस x इज इक्वल टू 545,000 माइनस 575,000, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आती है 545,000 माइनस 575,000 माइनस 30,000। अब x और ये माइनस माइनस कट गया, तो हमारे पास जो x जो रिक्वायर्ड वैल्यू फिनिश गुड्स क्लोजिंग की x वो हमारे पास 30,000 आ गया, ठीक है जी। इस तरह फार्मूले से भी आप लोग मालूम कर सकते हैं और स्टेट में भी आप मालूम कर सकते हैं, ठीक है जी। ये फार्मूला है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल माइनस फिनिश गुड्स क्लोजिंग इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो हमारे पास 575 माइनस x इज इक्वल टू 545,000, तो x इज इक्वल टू 545,000 माइनस 575,000 इज इक्वल टू 30,000, ठीक है जी। तो हमारे पास इस तरह की वैल्यू आ जाती है। अच्छा, चूंकि ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को अगर हम यहाँ पर नीचे लाएं, ठीक है जी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को 545,000 को अगर हम यहाँ पर नीचे लाएं तो हमारे पास सेल्स की वैल्यू आ सकती है 545,000,
ठीक है। तो सेल की वैल्यू क्या होगी जी, सिंपल, सेल्स माइनस CGS इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। सिंपल, हमारे पास चूंकि सेल्स रिक्वायर्ड है मेरे पास, तो ये हो जाएगा x माइनस 545,000 इज इक्वल टू 255,000। ठीक है जी। तो ये क्या होगा अभी, तो x इज इक्वल टू 255,000, ये उस साइड पर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 545,000। ठीक है जी, 545,000, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे यार, बेगम का मोबाइल समझ नहीं आता इसको। अच्छा जी, 2 5 जमा 5 और 5 000, तो ये 8 लाख हमारे पास सेल्स की फिगर हो जाती है। ठीक है जी। अच्छा, तो इससे हमारे पास सेल्स की वैल्यू होगी जो कि 8 लाख बनती है। और अगर आप देखें भी तो 8 लाख माइनस 545,000 इज इक्वल टू 250,000। ठीक है जी। इसी तरह सिमिलरली जब हम देखिए अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स से जब टैक्स माइनस करते हैं हमारे पास नेट प्रॉफिट आता है। ठीक है ना, तो 154,000 माइनस 40,000 ये आपके पास आ जाएगा 110,000 आपके पास नेट प्रॉफिट आ गया। इसी को अगर हम थोड़ा सा ऊपर लेके जाएं, जब हम ग्रॉस मार्जिन से सेलिंग और एडमिन एक्सपेंसेस माइनस करते हैं हमारे पास अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स आता है। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये है, ठीक है ना, इसका सेम फार्मूला कि ग्रॉस मार्जिन, देखिए इसी को इस तरह कर लें, ग्रॉस मार्जिन माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू EBIT। ग्रॉस मार्जिन हमें गिवन है 255,000, एक्सपेंसेस हमने मालूम करनी है, और इबिट साहब हमारे पास है 150,000। बात ख़त्म जी। अच्छा, माइनस एक्स इज इक्वल टू 150,000, ये उस साइड पर जाएगा तो माइनस 250,000। ठीक है जी। इसको कंप्लीट करते हैं। वन 150,000 माइनस 255,000। ठीक है, तो माइनस 105,000, माइनस माइनस करें तो हमारे पास एक्सपेंसेस कितनी है कि 105,000, 105,000, ये हमारे पास एक्सपेंसेस आ गई। ठीक है, अब हमारे पास इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट होगी, सेल्स की वैल्यू भी आ गई है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू भी आ गई है, एक्सपेंसेस की वैल्यू भी आ गई है, और नेट प्रॉफिट की हमारे पास वैल्यू आ गई है। क्वेश्चन की अगर हम ऊपर देखें, ठीक है जी, ऊपर में हमारे पास फिनिश गुड्स एंडिंग इन्वेंट्री की वैल्यू आ गई, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब ये रिमेनिंग वैल्यूज हमने मालूम करनी है एग्जैक्टली जिस तरह ये वैल्यू है, ये वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री की वैल्यू में कैसे मालूम होगी। ठीक है ना, वेरी सिंपल, इसी का फार्मूला बना लेते हैं। ठीक है कि भाई 55,000 के साथ जब हम माइनस वर्क इन प्रोसेस एंडिंग माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है
कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, ये मैं थोड़ा सा एब्रिविएशन में, लेकिन आप लोग समझिए कि ये बनता है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है जी। तो हमारे पास चूंकि वर्किंग प्रोसेस एंडिंग की हमें वैल्यू चाहिए, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की वैल्यू ये गिवन है 525000, ठीक है जी। तो 525000 ये वहाँ से उस आ गया कि माइनस हो जाएगा, माइनस 555000, ये तकरीबन बनता है 5,25,000 5,55,000, तकरीबन 30,000 माइनस 30,000 माइनस 5 करके तो हमारे पास वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री की वैल्यू आ जाती है 30,000, ठीक है जी। अब ऐसे ऐसे ऊपर चढ़ते हैं, ठीक है। अब हमारे पास और कौन सी वैल्यू आ सकती है, प्राइम कॉस्ट किसको बोलते हैं, जिसको अभी मैंने आपसे डिस्कस किया है। जैसे ये देखें आप इधर, प्राइम कॉस्ट बोलते हैं डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड प्लस डायरेक्ट लेबर इज इक्वल टू योर प्राइम कॉस्ट, ठीक है जी। अब हमारे पास यहाँ पर प्राइम कॉस्ट की वैल्यू कैसे आएगी कि या दूसरा प्राइम कॉस्ट प्लस एम ओ एच इज इक्वल टू टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट प्लस एम ओ एच इज इक्वल टू टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मैंने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है जी। तो प्राइम कॉस्ट हमें रिक्वायर्ड है, वो हमारे पास है नहीं, तो एक्स प्लस एम ओ एच की वैल्यू गिवन है हमें 250,000 इज इक्वल टू टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी गिवन है हमें, ठीक है जी 520,000। तो एक्स हमारे पास आएगा 520,000 माइनस 25030। अच्छा जी, ये हमारे पास 270,000 की वैल्यू प्राइम कॉस्ट की आ जाती है, बस बात ये ख़त्म हुई। 27000, ठीक है। अब हमारे पास डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट कैसे आएगी, जब हम डायरेक्ट मटेरियल मतलब डायरेक्ट मटेरियल यूज़ के साथ हम ऐसी कौन सी वैल्यू ऐड करें, अगर आपने डायरेक्टली लिखना है बजाय इसके कि फार्मूले में पढ़ने की वजह, लेकिन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चन में आपने ये सारे वर्किंग करनी होगी, चाहे वो एग्जाम हो या आपके कोई असाइनमेंट वगैरह हो। तो ऐसे वैल्यूज़ मिसिंग वैल्यूज़ में आपने ये वर्किंग करनी, तो आपकी काफ़ी लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है जी। अच्छा, अगर आप डायरेक्टली देखते हैं तो हम डायरेक्ट मटेरियल के साथ ऐसी कौन सी चीज़ ऐड करें कि हमारे पास प्राइम कॉस्ट है। तो ऑब्वियसली दिस इज 70,000, प्राइम कॉस्ट हमारे पास 2,70,000 है। तो अगर हम जब इसके साथ 2 लाख ऐड करेंगे तो हमारे पास प्राइम कॉस्ट की वैल्यू हो जाएगी। तो हमारे पास डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट क्या थी जी 2 लाख, ठीक है। अगर आप वर्किंग की तरफ देखिए, वेरी सिंपल, ठीक है ना, कि मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट मटेरियल इज इक्वल टू योर प्राइम कॉस्ट, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल यूज हमें गिवन है 70,000, लेबर हमें रिक्वायर्ड है और पीसी हमें गिवन है 2,70,000। तो x इज इक्वल टू 270, ये उसको सिर्फ ले आएंगे माइनस 70, तो हमारे पास पीसी की वैल्यू आ जाती है प्राइम कॉस्ट की, ठीक है जी। अच्छा, अब हमें ये इस वैल्यू तक
बिगिनिंग इन्वेंट्री हमारे पास तब आएगी जब हमारे पास ये वैल्यू होगी, ठीक है जी। अब ये वैल्यू कैसे होगी, तो हमें चूँकि ये रिक्वायर्ड है, तो ऐसी कौन सी वैल्यू की जिससे हम ये माइनस करें और हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल यूज़ की वैल्यू है, ठीक है ना। हमें ये दिस इज़ नाउ और एक्स, ठीक है जी। इसका अगर हम फार्मूला बनाए तो एक्स, ये वाला एक्स माइनस रॉ मटेरियल एंडिंग इज इक्वल टू डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड, ठीक है जी। ये वाला फार्मूला एक्स हमारे पास ये, इसकी हमने वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है। तो एक्स माइनस रॉ मटेरियल एंडिंग इज इक्वल टू डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड, तो एक्स की क्या वैल्यू होगी, ठीक है ना। अगर ये उस साइड पे चला जाएगा तो एक्स इज इक्वल टू डायरेक्ट मटेरियल यूज की कितनी हमारे पास 70,000, ये वैल्यू साइड जाके ये प्लस हो जाएगी, है प्लस 90,000, तो ये बनती है 1,60,000, ठीक है जी। तो हमारे पास ये वैल्यू है, ठीक है ना। नॉर्मली इस वैल्यू को बुक्स में भी कोई ख़ास नहीं लिखना, अगर हम इसको कुछ लिखना भी चाहें तो हम कह सकते हैं कि भाई डायरेक्ट मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेज मींस के डायरेक्ट मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़। तो जब हम उससे क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस करते हैं रॉ मटेरियल की, तो हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड आ जाता है, ठीक है जी। बस क्वेश्चन ख़त्म। अच्छा, रॉ मटेरियल बिगिनिंग इन्वेंट्री कैसा होगा, ठीक है। मतलब हम उस ऐसी इस कौन सी वैल्यू यहाँ पर लिखें कि जिसके साथ परचेज 1 लाख ऐड करें तो हमारे पास 60,000 आ जाएगा, तो सिंपल 60,000, ठीक है। सो 60,000 के साथ जब 1 लाख हम ऐड करते हैं तो हमारे पास एक 160 की वैल्यू आती है। उससे हम जब 90 माइनस करें तो हमारे पास 70,000 की फिगर आती है, ठीक है ना। अच्छा, इस क्वेश्चन को चेक करने के लिए भाई ये सारी जो मैंने जितनी सारी वर्किंग की है सब कुछ ये ठीक है कि नहीं है, सिंपल से क्रॉस चेक करते हैं पूरे क्वेश्चंस को, ठीक है जी। अच्छा, डायरेक्ट मटेरियल यूज़ के साथ जब डायरेक्ट लेबर हम ऐड करते हैं 2 लाख तो 2,70,000 आते हैं, ठीक है जी। 2,70,000 के साथ जब हम 250 ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 2520,000 ये ठीक आ रहा है, ठीक है जी। जब 52,000 के साथ जब हम वर्किंग प्रोसेस ओपनिंग 35,000 ऐड करते हैं तो ये 5,55,000 बन जाते हैं, ठीक है जी। हाँ ठीक, 55 बन रहा है। अच्छा, 5,550,000 से जब हम 30,000 माइनस करते हैं तो अगेन वही फिगर बन जाती है 5,25,000। उसके साथ 50,000 ऐड करते हैं तो 5,75,000 ठीक वैल्यू बन रही है, ठीक है जी। माइनस 30,000 तो हमारे पास 5 और 5 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू आती है, ठीक है ना। अगेन 8 लाख के साथ जब हम 5 और 5 इससे माइनस करते तो हमारे पास 2,55,000 ग्रॉस मार्जिन की वैल्यू आती है, ठीक। सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस 1,05,000 के साथ जब हम इससे ये माइनस करते हैं ग्रॉस मार्जिन से तो हमारे पास एबिट साहब आते हैं 1,50,000 ठीक आ रहा है भाई, ठीक है ना। और से जब हम माइनस करते हैं इनकम टैक्स एक्सपेंसेस 4,000 तो 1,10,000 ये आपका क्वेश्चन ठीक आ रहा है, ठीक है ना। अच्छा, ये बच्चों ये केस ए था। क्वेश्चन जो मैं आपको भी भेज भी दूंगा उसमें आपके पास केस बी और केस सी है, ठीक है ना। वो आप लोगों की असाइनमेंट है, वो आप लोगों ने सबमिट करानी है, ठीक है ना। सेम प्रोसीजर, आपने अगर वर्किंग करनी है तो साइड पे वर्किंग भी कर सकते, लेकिन ये वर्किंग इंपॉर्टेंट है। इस वर्किंग के बगैर आपका क्वेश्चन ठीक नहीं हो सकता। अगर आप वर्किंग नहीं करेंगे तो आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो केस बी और सी आप लोगों के लिए असाइनमेंट है। ओके जी, थैंक यू, खुदा हाफिज़।